नमस्कार। खास खबर .com के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। राठौड़ साहब, आपको नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पहले खास खबर .com और के पाठकों और दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई या बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। आपके ऊपर पार्टी ने बहुत भरोसा किया है क्योंकि इस साल चुनाव भी होने वाले हैं और आपको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो आप ये जो सरकार है, इस सरकार को बदलने के लिए कैसे आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे? निश्चित तौर पर आपने सही कहा। एक जमीनी कार्यकर्ता, पार्टी ने जो कुछ जिम्मेदारी जब कभी भी दी उसको निभाने की मैंने कोशिश की और चुनावी साल के अंदर ये जिम्मेवारी मुझे कुछ चुनौतीपूर्ण लगती है और मैं उस चुनौती को बड़ी शिद्दत के साथ पूरी करने की कोशिश करूंगा। मौजूदा सरकार के विरुद्ध में जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं, मुद्दे मुंह बाएं खड़े मिलते हैं। कुछ प्रदेश स्तर के मुद्दे, कुछ स्थानीय स्तर के मुद्दे, क्योंकि मैं कह सकता हूं मेरा दीर्घ संसदीय जीवन रहा है। इस सरकार जैसी कपोल कल्पित घोषणाएं किसी सरकार ने कभी नहीं की। सरकार का इंप्लीमेंटेशन लगभग शून्यता को लिए रहा। जिन वादों को लेकर सरकार सत्ता में आई, उन वादों को सरकार भूल गई और पहली बार राजस्थान में, जहां हर छठा पर्यटक दुनिया से निकलकर जयपुर और राजस्थान को देखने आता है, पहली बार कानून व्यवस्था का मुद्दा बना और पर्यटक भी मुंह मोड़ने लगा। ये राजस्थान के लिए दुर्दिन है और दुर्दिन को दूर करने के लिए राजस्थान की जनता कटिबद्धता के साथ बैठी है। हमें तो सिर्फ जनता के बीच में जाके जनता की भावनाओं के अनुसार उन मुद्दों पर चर्चा मात्र करनी पड़ेगी कि जनता हमारे साथ खड़ी है। राठौड़ साहब, जैसे कि आपने लंबा आपका अनुभव रहा है संसदीय जीवन का, आप विपक्ष में भी रहे, सरकार में भी रहे। आपने पहले एक ये विधायकों के इस्तीफे वाला प्रकरण उठाया था। उस प्रकरण में सरकार अपने आप को साफ बचा करके ले गई। अब आप उसको कैसे मुद्दे को लाएंगे? सरकार बचा के नहीं ले गई, सरकार की कलई खुल गई। उन त्यागपत्र वीरों को जो सोच रहे थे कि हमने कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया माननीय अध्यक्ष जी को और हम उसको भूल जाएंगे, लाइन बांध के ये कहना पड़ा कि हमने स्वेच्छा से त्यागपत्र नहीं दिया, यानी कोई न कोई दबाव हमारे पर था, इसलिए हमारे त्यागपत्र मंजूर नहीं किए जाए। ये हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास का एक पन्ने में दर्ज होने लायक जैसा प्रकरण बना है। और अभी तो चूंकि मामला डबल बेंच में न्यायालय में है, अभी मई के महीने में शायद तारीख उसकी आएगी। उसकी परिणति जब सामने आएगी तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में नज़ीर बनेगी, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। अभी जयपुर ब्लास्ट का एक मामला आया और जयपुर ब्लास्ट के मामले में 4 आतंकवादी जो हैं वो बरी हो गए। बीजेपी ने और आपने उस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया भी। अब सरकार उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा मुद्दा और कैसे इसमें भाजपा जो है इसको भुनाएगी? राजस्थान बनने के बाद राजस्थान में पहला और आखिरी सीरियल बम ब्लास्ट 2008 की मई को हुआ। 71 लोगों की जान चली गई, 185 लोग घायल हुए और भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में उस पूरे मामले की जांच भी हुई और उसके बाद माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी की सजा तक दी। पर सुप्रीम कोर्ट में जब अपील में गए, मुलजिम जब अपील में गए, उन्होंने नामचीन वकील खड़े किए देश के और इस सरकार ने जानबूझकर पूरे मामले की पैरवाई इस प्रकार की लचर करवाई। एजी तक नहीं गए और मात्र एक पैनल लॉयर के भरोसे पूरा मामला छोड़ा और उसका नतीजा निकला कि फांसी की सजा पाए वो दुर्दांत अपराधी बरी हो गए। ये बात कोई अनहोनी मुझे इसलिए नहीं लगी कि पैरवाई लचर होगी, क्योंकि जब सितंबर 2008 में बाटला कांड हुआ था, जिसके अंदर एक इंस्पेक्टर शहीद हुए और दो आतंकवादी मारे गए, 2 भाग के निकल गए और 1 पकड़े गए, उसी से तो ये मामला चला था कि ये मुजाहिदीन ने जो इसमें बम ब्लास्ट किया था, उसी में ये बात सामने आई थी। अब
मुजाहिदीन के उस आतंकवादियों के उस इनकाउंटर में सोनिया गांधी जी जिस प्रकार हैरान और परेशान रही और उन्होंने उस वक्त सवाल खड़े किए कि हत्या है, और आज उन्हीं की पार्टी में उन्हीं को मानने वाले लोगों के हाथ में जब सत्ता रही तो ऐसी लचर पैरवाई हुई कि आज वो दुर्दांत अपराधी छुटकर बाहर चले गए। ये जो 71 लोगों की, बेकसूर लोगों की आत्माएं सरकार को माफ़ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, हम अपनी सभाओं में उठा रहे हैं, और अगर समय रहते सरकार ने दबाव में आकर अपील में जाने की बात कही है, हमने सरकार को कहा है कि देश के नामचीन वकील, ख्याति नाम विधिवेताओं को इस मामले में लगाएं, ताकि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला किया वो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं अपने फैसले को इस प्रकार करें कि दुर्दांत अपराधी बच नहीं जाए, क्योंकि कोर्ट में दलील की बात है। जब कोर्ट में दलील पेश करने वाला अधिवक्ता कमजोर होगा या सामने वाले के द्वारा उठाए गए बिंदुओं को स्वीकार कर लेगा तो तब इस प्रकार की बात होती है। मैं समझता हूं कि देर और दुरुस्त में न्याय निश्चित तौर पर मिलेगा। आपने अभी कानून व्यवस्था की बात कही कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार जो बहुत सारी संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया है, उनको अंदर किया गया है, और इसी वजह से रामनवमी पर जो है कहीं पे भी राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, शांति रही है। और सीएम साहब का ये भी कहना है कि जो भी कानून व्यवस्था के मामले आते हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों का हाथ होता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे मुख्यमंत्री जी का ये बयान सुनकर बड़ा अफसोस होता है कि सरकार और इसे सूबे के सबसे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हमारे मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बचकाना बयान दे। हर अपनी असफलता के पीछे भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करें। वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे तो सारी बात साफ हो जाए। एनसीआरबी के आंकड़े कोई मैं नहीं बनाता। पूरे साल भर में जो अपराध घटित होते हैं, पूरे मुल्क के अपराधों का डाटा एक जगह जाता है, फिर तय होता है कि कौन से सूबे में किस प्रकार के अपराध और किस प्रकार के जघन्य अपराध और कितनी बड़ी संख्या में हुए। राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म में, महिला दुष्कर्म में लगातार 3 साल 2020, 2021 और 2022 को देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा। हमारा सर शर्म से झुका। एससी के में जो अनुसूचित जाति पर अत्याचार में दूसरे स्थान पर रहा। अनुसूचित जनजाति के पर अत्याचार में तीसरे स्थान पर रहा। साइबर क्राइम में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। बच्चों की तस्करी में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। राजस्थान में इस बार खुद हाउस के अंदर, सदन के अंदर जो रिपोर्ट पेश की, चोरी का प्रतिशत, चोरी हो जाना और बरामदी का प्रतिशत 16-17% ज़्यादा नहीं रहा। राजस्थान की लचर कानून व्यवस्था के बारे में अब कोई विवाद इसलिए नहीं कि अधिकृत सरकार के खुद के आंकड़े ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 17 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, 7 हत्याएं हो रही है, 222 चोरियां हो रही है, और आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में पहली बार रंगदारियां वसूली करने का काम प्रारंभ हो गया और पहली बार जेलों से समानांतर गैंगस्टर अपनी गैंग के माध्यम से प्रोटेक्शन मनी वसूल कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप चिकित्सा मंत्री भी रहे। सरकार अभी हाल ही में राइट टू हेल्थ का बिल लेकर के आई है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्सों पे लागू किया है और हॉस्पिटल्स ने उसको लेकर के हड़ताल भी की। आपने विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठाया था। तो अब क्या लगता है कि सरकार का दावा है कि राजस्थान पहला स्टेट हो गया है जिसने लोगों को राइट टू हेल्थ का अधिकार दिया है, तो इससे लोगों को कैसे फायदा मिलेगा? अब जो राइट टू हेल्थ सरकार ने लागू करने का प्राइवेट चिकित्सकों के साथ जो बात करके समझौता करके जो समझौता किया है, अगर इसी को सरकार अधिकार मानती है, एक वैधानिक अधिकार मानती है, तो मुझे सरकार की बुद्धि पर तरस आ रहा है। मैंने पहले भी विधानसभा में भी कहा था, विधानसभा के बाहर भी मैं कह रहा हूं, सरकार इस कानून को लाकर सिर्फ थोथी बात कर रही है, आभासी बात कर रही है, काल्पनिक बात कर रही है। इसके पीछे जनता को सुविधा देने का मकसद सरकार का कभी रहा ही नहीं। आज इस पूरे एक्ट की ऑर्बिट से राजस्थान के 99% निजी चिकित्सालय बाहर चले गए। सरकारी चिकित्सालयों में अधिकार दे रहे हैं जो पहले से हैं,
और वो अधिकार किस प्रकार का है? वो सरकारी चिकित्सालय जहां जच्चा के पास लेटा हुआ उसका नवजात शिशु को श्वान उठाकर ले जाए, जहां ब्लड बैंक के अंदर से सैंपल कुत्ते उठाकर पी जाए, जहां आईसीयू में भर्ती महिला की पलकों को चूहे कुतर दें। काय का अधिकार, किस प्रकार की बात सरकार कर रही है? मैं दावे के साथ कहता हूं, लेस मात्र भी अगर जनता को राइट टू हेल्थ का अधिकार मिल जाए तो मैं सरकार के लोगों के साथ सार्वजनिक मंच पर बहस करने को तैयार हूं। अब एक राजनीतिक सवाल है कि आप पर पार्टी ने भरोसा किया, आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, चुनाव विधानसभा के भी आने वाले हैं, तो अब तक ये माना जा रहा था कि भाजपा में भी संगठन अलग है और जो है विधानसभा का जो विधायक दल है वो अलग है, तो अब कैसे मतलब इसको आप एकजुटता लाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाजपा में मुख्यमंत्री के 15 चेहरे हैं। अगर मुख्यमंत्री के भारतीय जनता पार्टी में योग्य 15 नेता है तो भारतीय जनता पार्टी की संपदा है वो, इसमें किसी को जलन क्यों हो? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का पद इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए अध्यक्ष के साथ सब लोगों को चलना कर्तव्य भी है, हम चलते भी हैं। ना पहले कोई मतभेद था, ना पहले कोई मनभेद था, और अब तो हमारे नौजवान अध्यक्ष आए हैं और मैं समझता हूं उनकी क्षमता, उनकी ऊर्जा, निश्चित तौर पर सतीश जी ने भी बहुत अच्छे काम किए। सतीश जी भी हमारी टीम में है, हम तीनों मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। मुख्यमंत्री जी अपने अंतर्द्वंद की बात को छुपाने के लिए यही इसी प्रकार गाए बगाए इसी प्रकार की बातें करते हैं, पर जनता जानती है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, जिनको अभी मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिका की सर्वे कंपनी, उसने एक बार फिर माना कि इस साल भी वो सर्वाधिक लोकप्रिय विश्व के नेता है। जब ऐसा मजबूत चेहरा, जनप्रिय चेहरा, जो गरीब कल्याण में लगातार इस देश में गरीब के उत्थान में लगे हो, जो इस हिंदुस्तान को वापस उस स्वाभिमान के तौर पर इस पूरे मुल्क का में सरमोर बनाने की उस कल्पना को लगे हुए हैं, जिन्होंने G20 के अंदर 20 सबसे बड़े शक्तिशाली देशों ने जिनको कहा कि आप हमारी अगुवाई करो, जब ऐसे नेता हमारे पास है तो हमें किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ लड़ेगी और जीतेगी। आमतौर पे ये माना जाता है कि नेता प्रतिपक्ष जो है जब सत्ता में पार्टी आती है तो सीएम के भी दावेदार होते हैं। आपके हिसाब से सीएम का चेहरा कौन होगा राजस्थान में? सीएम का चेहरा होगा कमल का फूल, कमल के। मुख्यमंत्री का चेहरा होगा नरेंद्र मोदी जी। फिर भी ये माना जाता है कि चेहरा किसी ना किसी को तो बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे, कि जैसे कि माना जा रहा है कि वसुंधरा जी की अभी कोई भूमिका तय नहीं हो पाई है। वसुंधरा जी हमारी नेता है, वसुंधरा जी की भूमिका राजस्थान की राजनीति से अलग की ही नहीं जा सकती। अगर कोई इस प्रकार की बात है, क्या कर होना है क्या नहीं होना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जिनमें चर्चा के बजाय निर्णय करने वाले निर्णायक मंडल के लोग जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो अपने आप समय पर करेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी के पास जब मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री जी का है तो हमें किसी नए चेहरे की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल यह है कि अभी राजस्थान में रिवाज रहा है कि आमतौर पर हर 5 साल में सरकार बदलती रही है सरकारें, और इस बार मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार रिपीट होगी। उन्होंने ऐसा जानदार शानदार बजट दिया है, तो बीजेपी के पास या भाजपा के पास ऐसे क्या मुद्दे होंगे जो जनता के बीच लेकर के जाएगी और जिससे लगता है कि ये रिवाज इस बार नहीं बदलेगा? देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी के उस दावे के बारे में बात बता दूं। ये मुख्यमंत्री जी वही मुख्यमंत्री जो पिछले कार्यकाल में इन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूं, किताब लिया इन्होंने अपने आप, और जब रवाना हुए चुनाव के बाद में तो झाड़ू फेर कर सबको साथ ले गए, सिर्फ 22 आदमी को छोड़ के गए। इस बार भी जादूगर की जादूगरी जिस तरह जनता के सामने यथार्थ में बदलेगी, तो एक फॉर्च्यूनर में जितने लोग आते हैं उतने जीत के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी मुंगेरी लाल जी ने भी हसीन सपने देखे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी देखे तो उनको कौन मना कर सकता है। और मुद्दा उनके सरकार के विरुद्ध में कानून व्यवस्था पहली बार मुद्दा बना। इनके लोक लुभावनी जन घोषणा पत्र, इनके बजटीय घोषणा अपने आप ही हमें मुद्दा दे जाती है। आज कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री जी ने दावा किया हो कमली जामा नहीं पहन पाया। अभी विधानसभा में मैंने कहा था कि
ईआरसीपी को लेकर आपने बड़ा झुंझुना बजाया और आप खुद ही राज्यपाल के भाषण में बोल गए कि 2051 में हम ईआरसीपी को पूरा करेंगे। इस प्रकार के मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर कोई विश्वास करेगा नहीं। ये घोषणावीर सरकार की घोषणाएं सरकार को कब्र में ले जाने के लिए पर्याप्त है। ठहरा हुआ विकास है, लुटता हुआ किसान है, हैरान परेशान परीक्षाओं के लीक के कारण इस अपनी नौकरियों को लूट को देखता हुआ नौजवान है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा हो, जहां किसान की जमीनें नीलाम होनी प्रारंभ हो जाए। मैं समझता हूं कि जो बातें सरकार ने, वादे सरकार ने किए, उन वादों पर सरकार ने विश्वासघात किया, तो इस विश्वासघाती सरकार के विरुद्ध में मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं, जहां जाएंगे मुद्दे ही मुद्दे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। अब अगले मुद्दे पर हम किसी और चर्चा विषय को लेकर के आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए खासखबर.com। नमस्कार। नमस्कार।